हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को सीजी व्यापम में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लिए सैंपल के तौर पर ये वीडियो आप सभी को मैथ्स के लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। और डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैथ्स आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, मैथ्स जो है वो 30 नंबर का है, जो मंडी शिक्षा का एग्जाम है उसमें, और व्यापम का अधिकतर जितना भी एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें 30 नंबर का ही मैथ्स पूछा जाता है। तो मैथ्स जो है आप सभी के एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से आप सभी पढ़िएगा। और जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवा रही हूँ, ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यापम जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका भी आप सभी को नॉलेज हो जाएगा। जो भी बच्चे नहीं दिए होंगे अभी तक, पहली बार दे रहे होंगे उनके लिए, तो आप सभी जो है लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप सभी को क्वेश्चंस बताना स्टार्ट करती हूँ। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, एक शंकु आकृति का टेंट कपड़े से बना है जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार में है। देखिए, इस प्रकार से होता है शंकु, ठीक है, ऐसे। तो बोल रहा है कि जो टेंट है वो शंकु के आकार का बना हुआ है। यदि टेंट के आधार का व्यास, ठीक है, आधार का व्यास बोलने से यदि टेंट के आधार का व्यास 42 मीटर है तथा टेंट की ऊंचाई 28 मीटर है, तो इस टेंट को तैयार करने हेतु कितना न्यूनतम कपड़ा आवश्यक होगा। तो देखिए, टेंट कैसे बना होता है, टेंट ऊपर में ऐसे करके बनाते हैं, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना कपड़ा लगेगा, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे पाई आर एल, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जो टेंट बनाया जाएगा उसके लिए न्यूनतम कपड़ा कितना लगेगा उसको हमें बताना है। तो जो न्यूनतम कपड़ा है वो किसके बराबर होगा, जो शंकु है उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, हमें दिया हुआ है व्यास, ये होता है शंकु, ठीक है, और ये होता है नीचे इसका आधार जो है वो वृत्त होता है, तो उसका ही व्यास दिया हुआ है, और ये होता है शंकु की ऊंचाई h, और ये जो आप सभी देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई, जो कि जिसको एल से शो करते हैं। और अगर हम देखें, और साथ ही ये जो बना हुआ है ये एक समकोण बनता है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे बनता है, तो आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमें जो वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है पाई आर एल। तो हमारे पास क्या है, आर है 42 मीटर जो है वो व्यास है, तो उसका हम आधा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2r इज इक्वल टू होता है डी मीन्स क्या है, व्यास। तो व्यास हमें पता है कितना दिया हुआ है 42, तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो r निकल जाएगा 21, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। तो हम इसी के थ्रू क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे। ये होता है एल, ये होता है एच, और ये है यहाँ पर आर। तो इस प्रकार हम इसमें कौन सा फार्मूला रखेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि एल किसके जगह पर था, कर्ण के जगह पर था, ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर, प्लस देखिए ये जो 28 करके दिया हुआ है ये ऊंचाई है, 28 मीटर जो है वो ऊंचाई है, तो इसका भी स्क्वायर यही होता है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, तो आधार को हम आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो 21 है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। जो 28 है, ठीक है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 784 होता है। कितना होता है, 784। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, हासिल में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। उसके बाद 7 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और 1 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा 1225। तो हमारे पास क्या आया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 आ गया। तो ये जो 1225 है वो किसका वर्ग होता है, 35 का होता है। किसका होता है, 35 का, ठीक है। तो इस प्रकार एल क्या निकला हमारा, 35। देखिए फ्रेंड्स, मैं लेकर चल रही हूँ कि आप सभी को मैथ आता होगा, ठीक है। अगर आप सभी को मैं जो भी कर रही हूँ, ठीक है, गुना भाग वगैरह जो भी, उसमें कुछ भी डाउट आता है तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी को मैं अगले वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। तो देखिए, जैसा कि अभी क्या आया हमारे पास, एल इज इक्वल टू आ गया 35। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूले में रख देंगे वक्र पृष्ठ का,
क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ ही निकालना है। जो न्यूनतम कपड़ा है, ठीक है, जो हमें पूछा गया है स्टैंड को तैयार करने के लिए, वो किसके बराबर होगा? जो शंकु है उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो पाई आर एल, ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। आर क्या है? आर है हमारा 21 और एल क्या है? 35, ठीक है, एल क्या है? 35। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, अगर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इजी करना हो ना, तो जो डिवाइड करने का है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 22/7, ठीक है, क्रॉस 21 क्रॉस 35, तो ये आप सभी जो 21 को नकार करके 35 को काट दीजिए। 7 पंचे 35, क्योंकि 5 जो है वो बहुत ही इजी होता है, ठीक है, मतलब इसका जो भी पहाड़ा वगैरह है ना, उसका अगर हम टेबल देखें तो हमें इजीली याद भी रहता है। तो हम इसको 5 जो 7 है उसको 35 से डिवाइड, मतलब 35 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 7 पंचे 35, ठीक है। अब 21 पंचे भी बहुत ईजी है। कितना होता है 21 पंचे? होता है 105। कितना होता है? 105। या फिर अगर आप सभी 21 पंचे 105 नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पर गुना का ही साइन है सभी में, तो हम कर लेते हैं 22 पंचे 110। कितना कर लेंगे? 22 पंचे 110, तो ये हो जाएगा 110 और बच गया है 21। अब हम इसका इंटू कर देंगे तो 21 0 0, ठीक है, 21 से कम 21, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी या फिर जो हासिल है वो चला जाएगा 2। उसके बाद 21 से कम 21 और 21 में मैं 2 ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, मीन्स 23 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2310 वर्ग मीटर जो है हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी को समझते हुए बनाना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उम्र 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उस उम्र की दोगुनी होगी जो बी की 10 वर्ष पहले थी, ठीक है। यदि अभी ए की उम्र बी से 9 वर्ष अधिक है तो बी की वर्तमान उम्र है। तो देखिए यहाँ पर शब्दों का खेल रहता है, ठीक है, आप सभी को शब्दों के खेल को थोड़ा सा समझना है और इसको बनाना है। तो देखिए हम स्टार्टिंग से चलते हैं और एक एक करके जो शब्द बोला जा रहा है, ठीक है, उसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखती हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ क्या बोला गया? 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उस उम्र की दुगुनी होगी जो बी की 10 वर्ष पहले थी। तो मैं मान लेती हूँ कि ए की वर्तमान उम्र क्या है? ए ही है, ठीक है, और बी की वर्तमान उम्र है बी। तो अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कहने का मतलब है कि आने वाले 10 वर्षों में, मीन्स 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? ए प्लस 10 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि ये जो ए प्लस 10 है वो किसके बराबर है? जो बी की आयु है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया? ए की उम्र 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उस उम्र की दोगुनी होगी जो बी की 10 वर्ष पहले थी। तो बी की वर्तमान आयु मैंने क्या मानी हो? बी ही मानी हुई है ना, कैपिटल बी, ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बी का वर्तमान उम्र कितना है? बी है, ठीक है। तो अगर 10 वर्ष पहले इसका मैं उम्र निकालूं तो क्या करना पड़ेगा? बी माइनस 10 करना पड़ेगा कि नहीं? और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो ए की उम्र है, ठीक है, 10 वर्ष बाद जो ए की उम्र है वो बी की उस उम्र की दुगुनी होगी जो बी की 10 वर्ष पहले थी, ठीक है, मीन्स इसका दुगुना होगा, ठीक है। इज इक्वल टू में यहाँ पर लिखने के लिए स्पेस नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो ए प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू ब्रैकेट में बी माइनस 10। ये पहला इक्वेशन हो गया पहला सेंटेंस से। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं आप सभी को सॉल्व करूंगी तो और भी लिखूंगी, है ना। आप सभी अगर पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे होंगे तो बैठ जाइए, है ना, और साथ में मेरे सॉल्व करते जाएंगे, तो आप सभी को बाद में और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि यदि अभी ए की उम्र बी से 9 वर्ष अधिक है, तो वर्तमान में मैं क्या मानी हूँ? ए की उम्र को ए ही मानी हूँ ना। तो ए इज इक्वल टू क्या है बोला जा रहा है? बी से 9 वर्ष अधिक है, मीन्स बी प्लस 9। ए इज इक्वल टू क्या बोला जा रहा है? बी प्लस 9। तो देखिए पहला इक्वेशन हम क्या निकाले थे? दोनों को मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर मैं निकाली थी ए प्लस 10 इज इक्वल टू 2 क्रॉस बी माइनस 10, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हमारा इक्वेशन निकला ए इज इक्वल टू बी प्लस 9। तो अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए जो ए की वैल्यू है यहाँ पर, उसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। बस जैसे ही हम रखेंगे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू बी प्लस 9 है, ठीक है, प्लस 10। ए प्लस 10 था तो बी की जगह में क्या ए की जगह में हम क्या रख रहे हैं? बी प्लस 9 रख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके इक्वल में क्या था? 2, ठीक है, क्रॉस में था ब्रैकेट में बी माइनस 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 2 को अंदर इंटू करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2b माइनस 20।
अब आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो 20 है, देखिए इसको मैं अब अच्छे से लिख देती हूँ, आप सभी को समझ में आएगा तभी। तो यहाँ पर था b + 9 + 10, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है 2b - 20। कितना है 2b - 20। तो मैं क्या करूँगी, जो 20 है उसको इधर ले आऊँगी और जो b है उसको इधर ले आऊँगी। तो आप सभी को पता ही है कि जब भी हम इधर से मीन्स एक साइड से दूसरे साइड लाते हैं तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस में हो जाता है। तो मैं 20 को इधर लाऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 10 और 9 पहले से ही है, तो 10 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा। और उसमें जब मैं 28 करूँगी तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इधर सेंड कर रही हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2b में से अगर मैं b घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा b आ जाएगा। इस प्रकार मुझे क्या मिला, b की वैल्यू 39। और यही हमसे पूछा गया है कि b की वर्तमान उम्र कितनी है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 39। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि ज्योमेट्री से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 43। और व्यापक में एक नया क्वेश्चन ज्योमेट्री से जरूर पूछा जाता है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सभी कोई भी पोस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे बना पाते हैं और जो भी बनाता है उसका नंबर जो है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो वृत्त से पूछा गया है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, मीन्स ये जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC, कौन सा कोण, ये वाला कोण, ठीक है, कोण ADC, तो कोण D जो है अगर 130 डिग्री है तो हमें कौन सा कोण बताना है, कोण BAC। कौन सा कोण बताना है, कोण BAC। कहने का मतलब है ये वाला कोण बताना है, ये वाला, ये जो कोण है इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कोण BAC, है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए कौन सा कोण बताना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है मैथ्स में। अगर आप सभी थोड़ा सा भी क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक करेंगे तो आप सभी से क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमें ये वाला कोण बताना है, ये वाला कोण, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं कोण A की बात करती हूँ तो ये पूरा होगा कोण A, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूरा कोण A नहीं पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ये वाला कोण, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सभी को कुछ थ्योरम्स याद होना चाहिए जो वृत्त है उससे रिलेटेड, जो कि आप सभी ने 10th में पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट वाला हो। अब बाद में हम भले ही भूल जाते हैं, लेकिन ये जो थ्योरम्स हम पढ़ते हैं 10th का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी उनको ज़रूर पढ़िएगा। तो देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो थ्योरम जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो चक्रीय चतुर्भुज है उसमें आमने सामने का जो कोण होता है मीन्स सम्मुख कोणों का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कोण D की वैल्यू कितनी है 130 डिग्री दिया हुआ है, कितना 130 डिग्री दिया हुआ है। और मैं आप सभी को क्या बताई कि जो चक्रीय चतुर्भुज है उसमें सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण बोलने से जैसे कि कोण D और B सम्मुख है, कोण A और C सम्मुख है, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा कोण D मीन्स थ्योरम से क्या होगा कोण D प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे हो रहा है ये थ्योरम से। तो देखिए ये जो है कोण D इसका मान कितना दिया हुआ है 130 डिग्री दिया हुआ है। और मैं आप सभी को क्या बताई कोण D प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अगर मुझे कोण B की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी कोण D के मान को 180 डिग्री से घटा दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोण B का मान निकालना चाहती हूँ तो इसलिए मैं इसको घटा दूंगी। तो कितना निकल जाएगा अगर मैं 180 डिग्री में मीन्स 180 में अगर 130 घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो कोण B का मान मिल गया मुझे 50 डिग्री। अब देखिए मैं कोण B का मान क्यों निकाल रही हूँ, मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए ये वाला, ठीक है। कोण A का मान निकालने बोला गया है यहाँ पर, है ना। ये जो त्रिभुज है उसमें जो कोण है उसकी वैल्यू मुझे निकालना है। अब मैं जानती हूँ कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं कोण B का मान निकाल रही हूँ, क्या निकाल रही हूँ कोण B का मान निकाल रही हूँ। अब ऐसे ही मुझे कोण C का वैल्यू निकालना है। उसके बाद मैं 180 डिग्री से घटा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा कोण A का मान निकल जाएगा जो कि मेरा आंसर होगा। तो अब देखिए आगे B का तो मान निकल गया, मुझे C के बारे में सोचना है। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरम से आता है। थ्योरम जो है वृत्त के अंतर्गत हम थ्योरम पढ़ते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। और ये जो कोण C है ये कहाँ पर बना है अर्धवृत्त में बना है, इसलिए कोण C का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कोण C हो गया 90 डिग्री, कोण B हो गया 50 डिग्री। तो 90 और 50 को मैं ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा 140 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। कोण C प्लस कोण B कितना हो जाएगा
180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो कोण सी है और कोण बी है, इन दोनों का एडिशन कितना निकाली मैं, 140 डिग्री निकाली। कितना निकाली, 140 डिग्री निकाली। अब मुझे कोण ए का मान चाहिए तो मैं 140 डिग्री को इधर ट्रांसफर कर दूंगी। तो 180 डिग्री में अगर मैं 140 डिग्री घटा दूंगी तो कोण ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, जो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा वाला, ऑप्शन बी, 40 डिग्री जो है इसमें कोण ए का मान होगा। तो इसी प्रकार से आप सभी को जो रूल्स है, जो थ्योरम्स है, उसको याद रखते हुए ये जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप सभी जो है, और मैं जो भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, ठीक है, व्यापम का, तो उसमें ज़रूर पाएंगे कि जो ज्योमेट्री है उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए पूछा गया 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो किसका पूछा गया, 20 किलोग्राम का। ठीक है, मीन्स 20 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि 5.2 किलोग्राम कितना परसेंटेज है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं उसको लिखते हैं नीचे में, और जिसका पूछा जाता है उसको लिखते हैं ऊपर में, और कर देते हैं 100 से इंटू। ठीक है, कभी भी परसेंट में चेंज करना हो तो हम ऐसा ही करते हैं। तो देखिए 20 पंचे 100 होता है, क्या होता है, 20 पंचे 100 तो कट गया। अब मैं इससे इंटू करूँगी 5.2 से, 5 का इंटू करूँगी तो देखिए 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, तो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद 5 में 25 होता है, कितना होता है, 5 में 25, और एक हासिल जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10 हुआ है, तो हासिल या फिर कैरी में क्या है, 1 है, तो उसको भी हम ऐड करते हैं तो 26 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 260। लेकिन देखिए 260 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। तो जब हम गुना करते हैं, है ना, उसके बाद जितना भी स्थान है, जहाँ पर जितनी भी संख्या के सामने पॉइंट लगा हुआ है, गुना करने के बाद उतनी ही संख्या के सामने हम पॉइंट लगा देते हैं। तो एक ही संख्या के पहले लगा हुआ है पॉइंट, तो हम 0 के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 26%। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो इसी प्रकार से आप सभी को इसको सॉल्व करना था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कई बच्चे जो है ऐसे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। आप सभी को मैं बता देती हूँ इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्र में 4 वर्ग है, सबसे बड़े वर्ग का कितना प्रतिशत सबसे छोटा वर्ग होगा। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर हम समझे तो। यहाँ पर अगर आप सभी देखेंगे, देखिए ये बड़ा है ना, इसके बाद ये वाला बना हुआ है जो चतुर्भुज है, कहने का मतलब है जो वर्ग है वो इसमें बना हुआ है। तो अगर आप सभी सही देखेंगे तो देखिए ये कहाँ पर है, इन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, इन दोनों को, कहने का मतलब है कि जो अंदर में चतुर्भुज बन रहा है, वर्ग बन रहा है, चतुर्भुज नहीं, वर्ग, यहाँ पर वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो अंदर में जो वर्ग वैसे एक प्रकार का चतुर्भुज ही होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है तो मैं वर्ग ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जो वर्ग है ना यहाँ पर, तो ये जो वर्ग है इसके अंदर जो वर्ग बन रहा है, और वो क्या कर रहा है, इसकी भुजा को आधा डिवाइड करके, मीन्स अंदर में बनने वाला जो वर्ग है वो बाहर बनने वाले वर्ग का आधा है। क्या है, आधा है, मीन्स उसकी भुजा जो है वो बाहर वाले वर्ग का आधा है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो बना हुआ है ना, ये फिर से इसका आधा है, मीन्स इसकी भुजा जो है वो इसका आधा है। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो वर्ग है वो जो सबसे बड़ा है उसकी भुजा जो है वो ए है। क्या है, ए है। तो जो अंदर वाला है उसकी भुजा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, a/2 हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर जो है, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज जो वर्ग है उसका कितना हो जाएगा, जो है वो फिर से उसका आधा हो जाएगा। तो फिर से 2 से डिवाइड करूँगी तो ये हो जाएगा a/4। अब उसके अंदर का जो है वो उसका आधा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a/8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर कोई बच्चे जो है बिल्कुल नए होंगे, है ना, जो पहले मैथ्स बना रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो जो वर्ग दिया हुआ है, तो एक वर्ग के अंदर जो वर्ग बन रहा है ना, वो एक्चुअली में उसकी जो भुजा है उसके जस्ट आधे का बन रहा है। तो अगर इसकी भुजा को मैं ए मानती हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर बनने वाले जो वर्ग है उसकी भुजा हो जाएगी a/2। ठीक है, a/2 हो जाएगा। और फिर उसके अंदर का बनेगा, उसको फिर से मैं 2 से डिवाइड करूँगी, फिर से वो उसका आधा होगा, तो वो हो जाएगा a/4। उसके बाद उसके अंतर का जो बना है, यहाँ पर 4 ही बन रहा है, तो वो हो जाएगा a/8। तो पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े वर्ग का कितना प्रतिशत सबसे छोटा वर्ग होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, एकदम इजीली सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा वाला वर्ग है ना, हमने क्या देखा, उसकी भुजा कितना होगा, a/8। कहने का मतलब है कि सबसे छोटा वाला जो वर्ग है वो सबसे बड़े वाले वर्ग का 8वां भाग है। कौन सा भाग है, 8वां भाग है।
ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सबसे बड़े वर्ग का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सबसे बड़े वाले वर्ग के रिस्पेक्ट में निकालना है सबसे छोटे वाले का। तो डिवाइडेड में क्या आएगा, सबसे बड़ा वाला जो वर्ग है उसकी भुजा आ जाएगी। क्या आ जाएगा, सबसे बड़े वाला जो वर्ग है उसकी भुजा आ जाएगी। ठीक है, और क्रॉस हो जाएगा 100। तब अगर हम इसको सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व कैसे होता है, देखिए a डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड में है 8, तो ये वाला जो 8 है ना वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं अलग कलर से लिख देती हूँ। तो ये जो 8 है यहाँ पर आ जाएगा 8 क्रॉस a हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाता है। और ये जो है a जो है ये ऊपर रहता है। कहाँ पर रहता है, ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर में a है और नीचे में a है, तो ये दोनों कहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 100 डिवाइडेड बाई 8 बचा। और 100 डिवाइडेड बाई 8 क्या होता है, 100 डिवाइडेड बाई 8 अगर आप सभी निकालना चाहें तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 क्रॉस 2 लिख सकती हूँ, क्या है ना, लिख सकती हूँ ना। तो देखिए 4 25 क्या होता है, 100 होता है। तो 25 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 12.5% होगा। कितना होगा, 12.5। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा वाला, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से आप सभी को इजीली इसको सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश वाला है। हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हम घातांक वाला जो रूल पढ़ते हैं ना उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिर्फ सॉल्व करना है इसमें, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले ये जो है एक एक करके इंटू करेंगे। सबसे पहले इसका इंटू करते हैं सबके साथ, सिर्फ गुना भी करना है इसमें और कुछ भी नहीं करना है। तो जब मैं इंटू करूँगी तो देखिए इस 2 का मैं इसके साथ इंटू करूँगी तो हम जानते हैं कि रूल से क्या होता है, एक तो मैं अच्छे से बता दे रही हूँ, है ना। इसके बाद जो है मैं फटाफट इसको लिखूंगी, नहीं तो क्या है टाइम ज़्यादा लगता है। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, मैं जैसे बताऊंगी उसको फिर सॉल्व करके देखिएगा। तो देखिए 2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 4 है, इसका जब मैं इंटू करूँगी 2 के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 4 से, तो क्या हो जाएगा, जब भी हम इंटू करते हो आधार जब बराबर होता है तो घातांक आपस में जुड़ जाता है। तो इन दोनों जब 8 हो जाएगा, देखिए ये 2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 4 क्रॉस 2 के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 4 है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मीन्स आधार बराबर है, तब क्या होता है इनका घातांक आपस में जुड़ जाता है। तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 करूँगी, है ना, 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 करूँगी तो यहाँ पर देखिए हर सेम है, हर सेम रहता है तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऊपर वाले जो है ऐड हो जाते हैं। तो 1 और 3 को ऐड करूँगी तो 4 आ जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4। तो इस प्रकार इसके घात में क्या बचेगा, ओनली 2। ठीक है, कहने का मतलब है 1 बचेगा। तो 1 को जो अगर किसी के घात में 1 है तो हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है उसका मान उतना ही होता है। तो इस प्रकार ये आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का इंटू करूँगी तो 2 आएगा। अब इसी प्रकार से मैं लिख रही हूँ आप सभी के लिए फटाफट, है ना, कि किस प्रकार से आएगा। एक तो मैं बता दी हूँ, अब आगे मैं आप सभी के लिए इसको सॉल्व करते जाती हूँ। तो देखिए ये 2 आ गया है ना, इसके बाद जब मैं इसका इंटू जो है इसके साथ करूँगी, ठीक है, तो इसी प्रकार से सॉल्व करने पर आएगा ये प्लस करके है। ठीक है, साइन 2 के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका इंटू जब इसके साथ करूँगी तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और जब इसका इंटू इसके साथ करूँगी तो आ जाएगा 2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 4। कितना आ जाएगा, 2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 4। तो मैं क्या करी, अभी तो सिर्फ इसका इंटू करी हूँ इन सब के साथ। अब मैं -1 का इंटू करूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, सबके साथ आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी पॉजिटिव और 1 जो है वो माइनस है। तो मैं इंटू करते जाऊँगी, माइनस होते जाएगा। और 1 से किसी का भी इंटू करे तो इतना ही आता है। तो बस लिखते जाना है 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, कुछ अलग पेन से लिख देती हूँ मैं। उसके बाद आ जाएगा -2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 2 -2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 4 -1। तो आप सभी क्या देख रहे हैं, देखिए ये माइनस में है 2 के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्या है, ये माइनस में है 3 के पावर में 2 के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 4 और ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए माइनस में है 2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये प्लस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 2 के पावर में -2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 4 है और यहाँ पर +2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 4 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, 2 और इधर बचेगा -1। तो मैं 2 में जब -1 करूँगी, है ना, 2 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा वाला, ऑप्शन ए। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना था घातांक के नियम से। आप सभी को घातांक का नियम पता होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घातांक का नियम। वो तो हर जगह यूज़ होता है। अगर हम मैथ से सॉल्व करते हैं जिसमें घात वाला कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसमें वो यूज़ होता ही है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या
तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। तो यहाँ पर आयतन से क्वेश्चन पूछ दिया गया शंकु से, और हम पहला क्वेश्चन भी देखें तो उसमें भी शंकु से ही पूछा गया था। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, देखिए इसको भी हम जो है क्षेत्रफल वगैरह जो रहता है ना, उसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। शंकु पढ़ते हैं, बेलन पढ़ते हैं, गोला वगैरह पढ़ते हैं, और इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप सभी ये सारे चैप्टर्स भी कवर कर लेंगे। तो देखिए इसका होता है जो शंकु है उसके आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मीन्स सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ फार्मूला में वैल्यू रखना है। तो देखिए 1/3 क्रॉस पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, क्रॉस जो आर स्क्वायर बोलने से 7 क्रॉस 7 क्रॉस 24, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 1 7 से 1 7 कैंसल, 3 से 8, 3 8 क्या होता है 24 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 22 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। तो इन तीनों का हम इंटू करेंगे, 22 7 क्रॉस 8, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको इंटू करेंगे, तो यहाँ पर जब हम इंटू कर रहे हैं तो एक चीज़ देखिए, इंटू करते वक्त ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि हम किसको इंटू करें कि हमसे जल्दी हो जाए, इजी से इजी। तो देखिए क्या होता है, 8 7 56 होता है। क्या होता है, 8 7 56। तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को इंटू कर लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 22। अब देखिए 22 का पहाड़ा, आप सभी जो है मैथ से कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें मैथ्स हो, तो आप सभी को कम से कम 30 तक तो जो टेबल है ना वो अच्छे से याद होना चाहिए। तो 22 का तो याद रखते ही है जो भी बच्चे मैथ्स का पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए 56 को मैं इधर लिखूँ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तब मैं इसको इंटू करूँगी और मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखें 22 से क्या होता है 132 होता है। क्या होता है 132 होता है। तो 32 का कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और हासिल में चला जाएगा 13। कितना चला जाएगा 13, ठीक है। और 22 पंचे 110 होता है। कितना होता है 110। 110 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो देखिए ये 3 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 1। तो इस प्रकार कितना आ रहा है आंसर 1232। कितना आ रहा है 1232, है ना। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी 1232 घन सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, और टाइम एंड डिस्टेंस से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके वर्डिंग को समझना रहता है। कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए आप सभी जो है उसका बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक आदमी किसी निश्चित स्थान को 30 घंटे में पहुँचता है, ठीक है। कितने घंटे में, देखिए समय दिया हुआ है 30 घंटे। ये बहुत ही काम का समय है। यदि वह अपनी गति को, गति मीन्स क्या, चाल, ठीक है, 1/15वां भाग कम करता है तो 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय से कम तय करता है। कहने का मतलब है 30 घंटे में पहले वो जहाँ पर पहुँचता था, ठीक है, सामान्य चाल से अगर वो जाता था तो 30 घंटे में जितनी दूरी वो तय करता था, जैसे उसने अपने चाल को या फिर गति को कम कर दिया, 1/15वां भाग कर दिया, तो वैसे उसने 30 घंटे में मीन्स उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम तय की। कितने किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की जो दूरी है उसको उसने कम तय किया, पहले वो जितने दूरी तय करता था उसकी अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला फ्रेंड्स, हमें मिल गया है जो दूरी है उसका डिफरेंस मिल गया। मीन्स पहले जब वो सामान्य चाल या फिर सामान्य गति से जाता था तो 30 घंटे में वो जितना दूरी तय करता था, फिर बाद में वो अपना जो गति है या फिर चाल को कम कर दिया, उसके बाद जो वो दूरी तय करता है, तो दोनों में डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय से कम तय करता है। मीन्स ये जो समय दिया हुआ है 30 घंटे में ही, ठीक है, जो दूरी है पहले वो जितना दूरी तय करता था उससे 10 किलोमीटर कम तय किया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की वर्डिंग को आपको समझना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। 1/15वां भाग कम करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम रेशियो मेथड में आते हैं तो देखिए 1/15वां जो है ना, इसको बेसिक मान लेते हैं, मीन्स पहले जो उसका सामान्य चाल था उसको, और जो ऊपर में है अगर कम हुआ है तो कम वाला है, अगर ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा। तो यहाँ पर बोला गया कि 1/15वां भाग कम हुआ है, मीन्स पहले 15 था और 15 में कितना कम हो गया 1, तो अब कितना हो गया 14। कितना हो गया 14। इस प्रकार हमें पहला वाला जो उसका चाल था और जो बाद में वाला चाल है, पहले वाला चाल या फिर गति, इन दोनों में क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। कितना मिल गया 15:14, ठीक है। इस प्रकार से ये जो रेशियो मेथड है वो वर्क करता है। तो देखिए कभी भी अगर रेशियो में हमें पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं x करके ले लेते हैं, दोनों में 15x, और एक को मान लेते हैं 14x।
तो देखिए अब हमें क्या सॉल्व करना है, जो चाल है या फिर जो गति है इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। और अगर हमें दूरी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, समय को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमें दूरी इज इक्वल टू मिल जाएगा चाल इंटू समय इज इक्वल टू दूरी। क्योंकि दूरी का ही अंतर दिया हुआ है इसलिए हमें इसी को ही काम में लेना है। तो अब देखिए अभी हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, समय तो कांस्टेंट है, ठीक है, 30 घंटे ही समय ले रहा है, पहले भी 30 घंटे में जा रहा था और अब भी 30 घंटे में। तो पहले चाल कितना था 15x, ठीक है, तो उससे हम 30 से इंटू कर देंगे तो पहले उसके द्वारा चली गई दूरी निकल जाएगा, माइनस बाद में जो चाल हो गया वो कितना हो गया 14x, और जो समय है वो तो उतना ही है, कितना है 30 घंटे, तो ये बाद का दूरी निकल जाएगा और दोनों में डिफरेंस कितना है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर वो कम दूरी तय करता है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 15 से मैं 3 का इंटू करूँगी तो कितना आ जाएगा 15 तिया 45, कितना आ जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। और अगर मैं 14 से 30 का इंटू करती हूँ तो 14 कम 14, 14 28, 14 तिया 42, तो ये हो गया 420x। तो 450 में से 420 घटाऊंगे तो कितना आ जाएगा 30x, कितना आ जाएगा 30x, और इज इक्वल टू क्या है 10 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 30, कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 30, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू फाइनली मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, कितना मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। बस हमें x ही तो निकालना था। अब हमें चाहे वो बाद का चाल पूछा हो या फिर गति पूछा हो या फिर पहले का, है ना, कहने का मतलब है जब उसने कम नहीं किया था सामान्य चाल जो था उसका, उसको पूछे, चाहे वो कम करने के बाद वाला चाल पूछे, ठीक है, चाहे नहीं चाल पूछे, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमें x का मान मिल गया। तो पहले वाला कितना था 15x और बाद में वाला कितना था 14x, तो पहले वाला पूछा गया है तो उसकी गति है, ठीक है। अगर बाद वाला पूछता तो पूछता कि उसका जो गति कम हुआ है वो कितना है, ऐसा करके, तो उसकी गति है पूछा है, इसका मतलब है पहले वाला पूछा है। तो हम x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से हम इंटू करेंगे तो 3 पंचे 15, तो कितना मिल गया 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप सभी को ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और व्यापम जो है ऐसे ही क्वेश्चन अभी पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए आज बस इतना ही, कहने का मतलब है इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि और भी क्वेश्चंस जो है अगर वो करवाऊंगी, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 30 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं व्यापम के किसी भी एग्जाम्स में, तो उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो आप सभी को मैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ उसमें कोई भी डाउट आया होगा तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करिएगा, और साथ ही जो नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।